लास्ट वीडियो में हमने नी जॉइंट की इवैल्यूएशन के बारे में बात की थी। आज हम लोग नी जॉइंट की फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन को चेक करने के लिए बैलेंस टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को बोलेंगे कि स्टैंड ऑन वन लेग। जब पेशेंट एक टांग के ऊपर खड़ा होगा तो उसकी आइज़ को ओपन करवाएंगे, देन क्लोज करवाएंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी लेग में प्रॉब्लम है, मतलब कौन सी लेग में प्रोप्रियोसेप्शन इम्पेयर्ड है। जिस लेग में प्रोप्रियोसेप्शन इम्पेयर्ड होगा उस लेग को बैलेंस करना मुश्किल होगा। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को बोलेंगे कि स्टैंड ऑन वन लेग। जब पेशेंट एक टांग पर खड़ा हो जाएगा तो इनिशियली उसकी आइज़ को ओपन करवाएंगे एंड देन उसकी आइज़ को क्लोज। अब जब आइज़ को ओपन करवाएंगे उस टाइम पर बैलेंस में कौन हेल्प करेगा? विजन। क्यों? क्योंकि आइज़ ओपन है। लेकिन जब आइज़ को क्लोज करवाएंगे उस टाइम पर प्रोप्रियोसेप्शन एंड इनर ईयर बैलेंस में हेल्प करेगा। जब आइज क्लोज होंगी और प्रोप्रियोसेप्शन अच्छा होगा तो बॉडी इजीली जो है वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आइज क्लोज है और प्रोप्रियोसेप्शन अच्छा नहीं है तो बॉडी इजीली बैलेंस नहीं होगी। इस टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि कोई नर्व डैमेज है या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। ब्रेन के कौन से पार्ट में? सेरिबैलम में। क्यों? क्योंकि जो सेरिबैलम होता है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। अगर जॉइंट के अंदर लो इरिटेबिलिटी है, मतलब ये कि जॉइंट लेस सेंसिटिव है, जॉइंट में लेस पेन है, लेस इन्फ्लेमेशन है, तो उस टाइम पर हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि वो मूवमेंट परफॉर्म करो जिसमें उसको पेन होता है। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा एरिया या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है जो पेन को ट्रिगर कर रहा है। इसके अलावा थेरेपिस्ट पेशेंट की स्क्वाटिंग करवाएगा और ये भी चेक करेगा कि क्या दोनों नीज इक्वली फ्लेक्स्ड हो रहे हैं या नहीं। जब थेरेपिस्ट पेशेंट की स्क्वाटिंग करवाएगा तो क्या चीज़ नोट करेगा? पैटिलोफिमोरल ट्रैकिंग। पैटिलोफिमोरल ट्रैकिंग का क्या मतलब है कि जब नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे तो उस दौरान पैटिला प्रॉपर मूव कर रहा है फीमर के ग्रूव में या नहीं। अगर नॉर्मली बात करें तो जो पैटिला होता है वो फ्रीली और स्मूथली मूव करता है फीमर के ग्रूव में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नी की इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन का क्या मतलब है? एग्जामिनेशन, कि नी को किस तरह एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले बोन, सॉफ्ट टिश्यू और स्किन को एग्जामिन करेंगे। बोन को देखेंगे कि क्या बोन प्रॉपर अलाइंड है या नहीं, मतलब बोन की पोजीशन को चेक करेंगे। देन सॉफ्ट टिश्यू की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे। सॉफ्ट टिश्यू की कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि क्या मसल, लिगामेंट या टेंडन के अंदर कोई चेंज तो नहीं आया। इसके अलावा स्किन स्टेटस को एग्जामिन करेंगे। स्किन स्टेटस का क्या मतलब है कि कोई स्वेलिंग, रेडनेस, वाउंड तो नहीं है। अगर नी का प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो उस टाइम पर हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हिप, नी, एंकल, फुट को भी एसेस करेंगे। उसके साथ साथ लंबोसैक्रल रीजन को भी एग्जामिन करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि क्या नी का प्रॉब्लम किसी और वजह से तो अफेक्ट नहीं हो रहा। अगर
नी का प्रॉब्लम रीसेंट इंजरी की वजह से हुआ है तो उस टाइम पर सिर्फ नी पर फोकस करेंगे क्योंकि नी का प्रॉब्लम क्लियर है। स्टैंडिंग एग्जामिनेशन में 2 अलाइनमेंट्स को चेक करेंगे, फ्रंटल अलाइनमेंट एंड ट्रांसवर्स रोटेटरी अलाइनमेंट। नॉर्मली अगर नी की बात की जाए तो नी कौन सी पोजीशन में होता है? जेनुवाल्गम में होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेसिव जेनुवाल्गम एंड जेनुवैरम की। एक्सेसिव जेनुवाल्गम को नॉक नी भी बोलते हैं। इसमें नी का एंगल इनवर्ड होता है और एंकल फार अपार्ट होते हैं। मतलब ये कि जेनुवाल्गम में नी इनवर्ड होते हैं और एंकल आउटवर्ड होते हैं। जेनुवैरम को बो लेग भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास नी का एंगल आउटवर्ड होता है और एंकल इनवर्ड होते हैं। मतलब जेनुवैरम में नी आउटवर्ड होते हैं और एंकल इनवर्ड होता है। जेनुवाल्गम और वैरम को डायग्राम से समझते हैं। अगर फर्स्ट वाली डायग्राम देखें तो इसमें नीज इनवर्ट है और एंकल आउटवर्ड। ये देखें, नीज इनवर्ड है और एंकल आउटवर्ड। इसी तरह हम लोग अगर जेनुवैरम की बात करें तो इसमें नीज आउटवर्ड है और एंकल इनवर्ड। ये नीज आउटवर्ड और एंकल इनवर्ड। सो किस तरह पता चलेगा कि एक्सेसिव जेनुवाल्गम है या वैरम? मेजर करने से। जब भी एक्सेसिव जेनुवाल्गम होता है उस टाइम पर मेलुलाई के दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। मेलुलाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एंकल में। सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा मेलुलाई में, दैट्स मीन उतना ही ज़्यादा जेनुवाल्गम है ऑन नीज। एक्सेसिव जेनुवैरम में कंडाइल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर किया जाता है। कंडाइल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नी में। सो जितना ज़्यादा कंडाइल्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, दैट्स मीन कि उतना ही ज़्यादा जेनुवैरम होगा। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक्सेसिव जेनुवाल्गम में मेलुलाई के दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, लेकिन जेनुवैरम में कंडाइल्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ट्रांसवर्स रोटेटरी अलाइनमेंट फ्रंट से चेक किया जाता है। ठीक है, जब भी पेशेंट नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, मतलब नॉर्मल स्टैंस फेस में होगा, तो उस दौरान जो टोज होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं 5 to 10 डिग्री। एंकल नॉर्मली हमारे पास आउटवर्ड होता है 25 to 30 डिग्री। अगर टिबियल ट्यूबरकल की बात करें तो वो पैटिला के मिड लाइन में होना चाहिए या पैटिला के थोड़ा सा आउटवर्ड होना चाहिए, मतलब पैटिला के लेटरल हाफ में होना चाहिए। देन हम लोग बात करते हैं पैटिला की। जो पैटिला है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्विंटिंग पैटिला एंड पैटिला आल्टा। स्क्विंटिंग पैटिला क्या होता है कि जब भी पेशेंट नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में होता है उस दौरान पैटिला इनवर्ट पॉइंटेड होता है। स्क्विंटिंग पैटिला किसकी वजह से होता है? जब फीमर बोन मीडियली रोटेट करेगी या फिर टिबिया लेटरली रोटेट करेगा, उसकी वजह से हमारे पास स्क्विंटिंग पैटिला होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्विंटिंग पैटिला, जिसमें पेशेंट नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में है और पैटिला पॉइंटेड है इनवर्ड लाइक दिस। इस डायग्राम में भी देखें तो जो पैटिला है वो पॉइंटेड है इनवर्ड। अब बात करते हैं पैटिला आल्टा। आल्टा मीन हाई। जब भी नी कैप अपनी नॉर्मल पोजीशन से हाई मूव कर जाएगा तो उसको बोलते हैं पैटिला आल्टा। पैटिला आल्टा किसकी वजह से होता है? जब पैटिलर टेंडन लॉन्ग हो जाता है। जब
नी कैप अपनी नॉर्मल पोजीशन से हाई चला जाएगा तो उसकी वजह से इंफ्रापेटुलर फैट पैड विजिबल होगा, मतलब इंफ्रापेटुलर फैट पैड अनकवर हो जाएगा। जब नी को साइड व्यू से देखेंगे तो नी पर डबल हम्प अपीयरेंस दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो पैटिला है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हाई चला गया है और जो इंफ्रापेटुलर फैट पैड है वो अनकवर हो गया है। अगर इस डायग्राम में देखें तो जो पैटिला है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हाई चला गया है, जिसकी वजह से इंफ्रापेटुलर फैट पैड अनकवर हो गया है। जब साइड व्यू से देखेंगे तो जो नी है वो डबल हम्प अपीयरेंस में दिखाई देगी। हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिसेप एंगल, जिसको क्यू एंगल भी बोलते हैं या फिर पैटिलोफिमोरल एंगल भी बोलते हैं। अब ये एंगल बनता किस तरह है कि एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ पैटिला टूवर्ड्स द एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ पैटिला से टूवर्ड्स द टिबियल ट्यूबरकल। अब इन दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं क्यू एंगल या पैटिलोफिमोरल एंगल या फिर क्वाड्रिसेप एंगल। नॉर्मली क्यू एंगल कितना होता है? 13 डिग्री टू 18 डिग्री। मेल्स में 13 डिग्री होता है और फीमेल्स में 18 डिग्री। अगर मेल्स में 14 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से पैटिला की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फीमेल्स में जब एंगल 18 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से पैटिलर ट्रैकिंग डिसफंक्शन हो जाएगा। मतलब ये कि ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन पैटिला प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगा। इंक्रीज फिमोरल एंटीवायन हो जाएगा या फिर इंक्रीज लेटरल टिबियल टॉर्शन हो जाएगा। जब नी को फुली एक्सटेंड करेंगे, मतलब क्वाड्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस दौरान क्यू एंगल कितना होगा? 8 to 10 डिग्री। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा होगा क्यू एंगल, दैट्स मीन कि वो एबनॉर्मल है। लेकिन जब नी को फुली फ्लेक्स्ड करेंगे, मतलब जब सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे, तो उस दौरान हमारे पास क्यू एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सबसे पहले हमने नी को किस तरह एग्जामिन किया था? स्टैंडिंग पोजीशन में एग्जामिन किया था, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नी को किस तरह एग्जामिन किया था? स्टैंडिंग पोजीशन में एग्जामिन किया था, जिसमें हमने दो अलाइनमेंट्स की बात की थी, फ्रंटल अलाइनमेंट एंड ट्रांसवर्स रोटेटरी अलाइनमेंट। अब हम लोग नी जॉइंट को सुपाइन पोजीशन में एग्जामिन करते हैं। ये बात हमने ऑलरेडी कर दी है कि एक्सेसिव वैल्गस एंगल क्या होता है, वेरिस एंगल क्या होता है। अगर सुपाइन पोजीशन की बात करें तो सुपाइन पोजीशन में वाल्गस और वेरिस एंगल को किस तरह मेजर करते हैं? गोनियोमीटर के थ्रू। अब यहाँ पर ये डिफरेंस याद रखना है कि स्टैंडिंग पोजीशन में वाल्गस एंगल को किस तरह मेजर करते हैं? दो मेलुलाई के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और वेरिस एंगल को किस तरह मेजर करते हैं? दो कंडाइल्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करते हैं। लेकिन अगर सुपाइन पोजीशन की बात करें तो सुपाइन पोजीशन में वाल्गस और वेरिस एंगल को किस तरह मेजर करते हैं? गोनियोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। लेग लेंथ डिस्पैरिटीज को किस तरह मेजर करते हैं? एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से मीडियल मेलुलाई तक। सबसे पहले हमने बोन इंस्पेक्शन की बात की है, जिसमें बोन को हमने किस तरह एग्जामिन किया है? स्टैंडिंग पोजीशन में एग्जामिन किया है और सुपाइन पोजीशन में। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंस्पेक्शन की। सॉफ्ट टिश्यू इंस्पेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मसल कंटूर की। मसल कंटूर का क्या मतलब है? मसल का साइज और शेप। जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो मसल कंटूर मतलब मसल का साइज और मसल का शेप प्रोमिनेंट हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि मसल कितना एट्रोफी में है, कोई एसिमेट्री तो नहीं है। सो
अगर क्वाड्स मसल्स की बात करें तो क्वाड्स नी के ऊपर एक्सटेंशन करवाते हैं। जब भी क्वाड्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नी के ऊपर एक्सटेंशन होगी। अगर काफ मसल की बात करें तो काफ मसल्स हमारे पास क्या करते हैं, एंकल के ऊपर प्लांटर फ्लेक्शन करवाते हैं। जब भी काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एंकल के ऊपर प्लांटर फ्लेक्शन होगी। पेशेंट को बोलेंगे कि नी की एक्सटेंशन करो और साथ एंकल के ऊपर प्लांटर फ्लेक्शन। जब पेशेंट नी की एक्सटेंशन करेगा तो क्वाड्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जब साथ एंकल के ऊपर प्लांटर फ्लेक्शन करेगा तो काफ मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इससे हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्वाड्स और काफ मसल कितने हेल्दी हैं, क्या उनमें कोई एट्रोफी तो नहीं है, क्या एसिमेट्री तो नहीं है। फिर पेशेंट के ऊपर नी की फ्लेक्शन करवाएंगे और एंकल के ऊपर डॉर्सी फ्लेक्शन। जब पेशेंट नी के ऊपर फ्लेक्शन करेगा तो हैमस्ट्रिंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जब डॉर्सी फ्लेक्शन करेगा एंकल की तो लोअर लेग का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब हैमस्ट्रिंग और लोअर लेग के एंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मसल्स का साइज और शेप प्रोमिनेंट होंगे। जब मसल्स की साइज और शेप प्रोमिनेंट होंगे, इससे हमें क्या पता चलेगा कि मसल कितना हेल्दी है, हैमस्ट्रिंग्स कितने हेल्दी हैं, लोअर लेग के एंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स कितने हेल्दी है, क्या उनमें कोई एट्रोफी तो नहीं है, एसिमेट्री तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वेलिंग की। स्वेलिंग की दो टाइप्स होती हैं, जनरलाइज एडिमा एंड लोकलाइज स्वेलिंग। जनरलाइज एडिमा का क्या मतलब है कि जब एडिमा लार्ज एरिया को कवर करेगा उसको बोलते हैं जनरलाइज एडिमा। फॉर एग्जांपल लोअर लेग। अगर लोकलाइज स्वेलिंग की बात करें तो लोकलाइज स्वेलिंग का क्या मतलब है कि जब स्वेलिंग स्पेसिफिक एरिया में होगी, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स में होगी, तो उसको बोलते हैं लोकलाइज स्वेलिंग। जनरलाइज एडिमा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या वेस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म। इसी तरह अगर वेस्कुलर डिसऑर्डर की बात करें तो वेस्कुलर डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाएगी या ब्लड वेसल वीक हो जाएगी। वेस्कुलर डिसऑर्डर की क्या एग्जांपल हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लोकलाइज स्वेलिंग का क्या मतलब है कि जब स्वेलिंग स्पेसिफिक एरिया में होगी, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स में होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज स्वेलिंग। लोकलाइज स्वेलिंग दो तरह की होती है, आर्टिकुलर इफ्यूजन एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इफ्यूजन। आर्टिकुलर इफ्यूजन का क्या मतलब है कि जब स्वेलिंग जॉइंट्स के अंदर होगी तो उसको बोलेंगे आर्टिकुलर इफ्यूजन। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इफ्यूजन का क्या मतलब है कि जब स्वेलिंग आउटसाइड ऑफ द जॉइंट होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इफ्यूजन। आर्टिकुलर इफ्यूजन की क्या एग्जांपल है, सुप्रा पैटेलर पाउच की स्वेलिंग या फिर पॉप्लिटियल स्वेलिंग। पॉप्लिटियल स्वेलिंग किस तरह होती है, जब पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा तो उसकी वजह से हमारे पास पॉप्लिटियल स्वेलिंग होगी। अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इफ्यूजन की एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो हमारे पास कौन सी होती है, प्री पैटेलर बर्सा की स्वेलिंग। अब हम लोग बात करते हैं स्किन इंस्पेक्शन की। स्किन में हम लोग तीन चीज़ों को देखेंगे, कलर, स्कार, टेक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं कलर के बारे में। नाउ व्हाट्स द एरिथमा एंड एकोमोसिस। एरिथमा का मतलब है रेडनेस ऑफ स्किन। जब भी हमारे पास ब्लड वेसल डायलेट होगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और स्किन रेड हो जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथमा। नाउ व्हाट इज एकोमोसिस। एकोमोसिस मीन ब्रूज। जब भी ब्लड लीक करके स्किन में आएगा तो उसको बोलते हैं एकोमोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन का क्या मतलब है, ब्रूज। जब भी डायरेक्ट हिट होगा तो उसकी वजह से स्किन तो इंटैक्ट रहेगी लेकिन जो कैपिलरीज हैं वो डैमेज होंगी और ब्लड लीक करके स्किन में आ जाएगा।
जब भी डायरेक्ट हिट होगा तो उसकी वजह से ब्रूस लेटरल साइड के ऊपर नोटिस किया जाएगा। जब लिगामेंट का डैमेज होगा तो उस दौरान एकोमोसिस मतलब ब्रूस मीडियल साइड के ऊपर नोटिस किया जाएगा। इसी तरह जब पैटेला का डिस्कुलेशन होगा तो उसकी वजह से एकोमोसिस मतलब ब्रूस मीडियल साइड के ऊपर नोटिस किया जाएगा। सो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि कंट्यूजन में ब्रूस लेटरल साइड के ऊपर नोटिस किया जाता है और लिगामेंट के डैमेज एंड जब पैटेला डिस्कुलेट होगा तो उस दौरान ब्रूस मीडियल साइड के ऊपर नोटिस किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्कार की। जब भी स्कार दिखाई दे ऑन स्किन तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फिगर आउट वाई इट इज़ देयर। अगर स्कार सर्जरी की वजह से है तो ये बात पूछनी है कि सर्जरी क्यों हुई है। नेक्स्ट आ जाता है टेक्सचर। अगर स्किन की बात की जाए तो स्किन नॉर्मली फ्लैट नहीं होती, स्किन पर टाइनी बम्प्स होते हैं, उसके अलावा पोर्स होते हैं। लेकिन अगर स्किन के अंदर कोई एबनॉर्मल चेंजेस आना शुरू हो जाए पुअर न्यूट्रिशन की वजह से या ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से तो स्किन का जो नॉर्मल टेक्सचर है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। स्किन के ऊपर जो टाइनी बम्प्स या पोर्स थे वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। जब स्किन का टेक्सचर लॉस होना शुरू हो जाता है तो जो स्किन है वो स्मूथ होना स्टार्ट हो जाती है, शाइनी होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि स्किन अब हेल्दी नहीं रही। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब डिस्ट्रॉफिक चेंजेस आएंगी तो लोअर लेग की स्किन स्मूथ और ग्लॉसी हो जाएगी।